दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का अनुस्वार मंच से नमस्कार और आपका अभिनंदन। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक, पत्रकार और कवि आलोक शुक्ला जी उपस्थित हैं। इनका इनका रंगमंची अनुभव भी सराहनीय है, उल्लेखनीय है और साथ में इन्होंने पुस्तक भी लिखी, 3 पुस्तकें लिखी हैं। आप रीवा के निवासी हैं और संस्कृति मंत्रालय ने इनको लोक रंगमंच पर सीनियर फेलोशिप अवार्ड भी दिया है। तो आज इनसे हम इनके लेखन पर और इनके रंगमंची जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्वागत है आलोक शुक्ला जी। बहुत बहुत अनुष्का जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है। और हमें हर्ष है कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो साहित्य के साथ साथ रंगमंच और फिल्मों से भी जुड़ा हुआ है। तो वो साहित्य के फिल्मीकरण या फिल्मों के साहित्यीकरण के बारे में भी अपने विचार दे सकता है। तो पहला सबसे सवाल पहले आलोक। मैं सबसे पहले अनुस्वार मंच और डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपका वरिष्ठ साहित्यकार है, हमारे हम तो बच्चे हैं आपके सामने, तो आपका मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस मंच के योग्य मुझे समझा। तो और दर्शकों का जो मुझे अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, आदेश करें। मैं ये जानना चाहता था कि रंगमंच पहले शुरू हुआ या लेखन कार्य। अब रंगमंच ही माना जाएगा, हालांकि सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी थी 1985 में, क्योंकि ठीक। पिताजी जो मार्तंड स्कूल रीवा में इंचार्ज प्रिंसिपल करके रिटायर हुए, अब नहीं है वो, तो वो कविताओं का शौक था उन्हें, पढ़ते थे, तो उनके साथ मैं भी थोड़ा पढ़ता था, उन्होंने मुझे मोड़ा उसकी तरफ। और एक कविता लिखी, बस उसके बाद भूल गया मैं, और बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर इस पर लेकिन क्या नाटक की कविता सब उपलब्ध है वो? नहीं, वो कविता मुझे भूल गई। वो एकदम से बिल्कुल, वो पहले कोई बात। मतलब बस यूं ही मजाक में लिखा था और बस हो गया खत्म। कोई बात। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जो मजा आया, आनंद आया, वो थिएटर में आया। तो सबसे पहले 1986 में मैंने वहाँ सैयद अहमद जब्बार जैदी है रीवा में, और पहले रंगमंच निर्देशक हैं, तो उनके साथ मैंने नाटक की शुरुआत की। और बस उसके बाद से फिर सफर ये का आगाज हो गया। जी। तो लेखन कार्य में निरंतरता कब से प्रारंभ हुई? उसके बाद फिर आकाशवाणी रीवा से संबद्ध हो गया, तो वहाँ युवा, पहले युवा वाणी, फिर काव्य सौरभ में, तो कविताएं लिखते थे, तो वो प्रसारित होती थी, और उसमें कई कभी 65 रुपए मिला करते थे, पहले 75 मिलने लगे, फिर वो मतलब एक युवा उत्साही होता है, उसको अगर वो 50-60 रुपए उस समय जो 85 में जो है, तो 90 के दशक में मिलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे वाह, इतने रुपए मिल गए। उससे भी अच्छा लगता है आकाशवाणी से मेरी कविताएं आकाशवाणी से कविता आ रही है, तो वो दोस्तों को बड़ा सुनाने में। बहुत अच्छा अनुभव था। तो फिर कविताएं लिखने लगे, जो ज्यादा प्रसारित होने लगी उसको ज्यादा लिखने लगे। तो कविताएं खूब लिखी। फिर नाटक कर ही रहे थे मंच पे, तो रेडियो नाटक लिखने लग गए। तो रेडियो नाटक में उस समय कभी 700, 800, 900, फिर 1200, 1250 तक, मतलब इस तरीके से मिलने लगे, तो लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और बस लिखना कब आया कैसे आया ये तो नहीं बता सकता हूँ, बस ये कि लिखने लग गया। और फिर कविताएं लिखी, फिर रेडियो नाटक लिखे, फिर मंच नाटक लिखे, फिर मतलब वो लिखते रहे, मतलब सिलसिला रंगमंच बढ़ता गया। सिलसिला बना रहा, ये ऐसा है। बताइए कि आकाशवाणी से जो पहली कविता आपकी प्रसारित हुई, क्या उसे याद कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आ, अच्छा, याद कोई करने की कोई कोशिश भी करूँ। कविता आप पढ़ के सुनाएंगे? उस समय एक बहुत मशहूर हुई थी कविता मेरी, जो मैं शुरुआत की कुछ एक पंक्तियां बता देता हूँ। हाँ हाँ। तब मैं ओपन करूंगा बीच में, तो बताऊंगा, मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं, कि जो निज है उसको कैसे समझाऊं, और अगर निज है तो क्यों समझाऊं। जो निज है उसको कैसे समझाऊं, और अगर निज है तो क्यों समझाऊं। ये दो पंक्तियां मुझे याद हैं। इसके आगे ये है कि नियत की यात्रा करते हुए नियत में ही जिया जाएगा। सच ये है कि कुछ भी अगल बगल करते हुए सीधे ही चला जाएगा। इस तरह से एक कविता है, बहुत मैं अच्छा। उसको, हाँ, तो आप में धन्यवाद। तो वो कवित्व कवित्व शक्ति है। आशीर्वाद है आपका।
तो कविता का कोई संकलन छपा आपका? छपने के लिए कवर पेज बन गया है एक प्रकाशन से, और वो अगले महीने या अच्छा। अगले हफ्ते अफसोस की खबर करके है। मैं उसमें से कोशिश करता हूँ, अगर ओपन हो गया इसमें से मैं आपको बताता हूँ इसमें से। हम्म, इसकी मैं एक मतलब कि कविता सुनाऊं, जो कि नाटक की, मतलब मैं एक्चुअली अपने नाटक लिखता हूँ तो नाटक में मैं ही कविताएं और हाँ। गजल लिखता हूँ, मुझे ठीक। कुछ दूसरे का बहुत ज्यादा नहीं ही यूज करता। जी जी। तो उसी की है जो संग्रह में भी संकलित है कि कहाँ गए ख्वाब उसके बस देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है। कहाँ गए ख्वाब उसके बस देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, नाम किस्मत का देकर आदमी सबको सब न मिल पाने की सजा पाता है। नाम किस्मत का देकर आदमी सबको सब न मिल पाने की सजा पाता है। कितने नाते रिश्तों में यहाँ बटा आदमी, कितने नाते रिश्तों में यहाँ बटा आदमी, है नहीं कोई ऐसा जिसे अपना कहा जाता है नहीं कोई ऐसा जिसे अपना कहा जाता है। आस की डोर से बंधी सांस चलती रही, आस की डोर से बंधी सांस चलती रही, गर रोया रोया आस का जख्म बना जाता है। किस्सा न था हकीकत जिंदगी की, किस्सा न था हकीकत जिंदगी की, जिसे हरफों में पिघला कर कहा जाता है। कहाँ गए ख्वाब उसके बस देखता ही रह जाता है, एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। ये ओल्ड कपल के ऊपर था, तो उसी कंटेंट से मिलता हुआ जो है, हाँ। तो उसमें लिखा हुआ था, तो वो उस पर बना, और उसको मैंने लिखा कि चलो ठीक है। इस तरीके से कविताएं बीच में लिखते हुए और करते हुए उसको मैंने बनाया, और मेरे ख्याल से उसमें 250 या 300 कविताएं होंगी अच्छा। एक साथ में। हाँ, एक साथ में काफी मोटा संकलन आएगा वो। और उसको कोशिश किया है कि अब देखिए कब वो आ जाए। उसके अलावा नाटकों का लेखन तो चल ही रहा है। वो भी आपके यहाँ से अति शीघ्र मेरे ख्याल से मैं आपको पांडुलिपि दे सकूंगा, ऐसी मैं सोचता हूँ। एक एक नाटक। जी, धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि रंगमंच में नाटकों की स्क्रिप्टिंग, इसकी स्क्रिप्टिंग करना, संवाद लिखना, इसके अलावा और कौन कौन से काम आपके द्वारा हुए? मैंने इसके लिए मधुसूदन गुप्ता जी हैं, दूरदर्शन में प्रोग्राम है, काव्य कुमार जी ने किया था बातें फिल्मों की। उसको मैंने कम से कम 70-80 एपिसोड लिखे होंगे। 2-3 साल तक लगातार मैंने लिखा है उसको, दूरदर्शन के लिए। डॉक्यूमेंट्री कई सारी लिखी हैं, कुछ एक दो शॉर्ट फिल्में बनाई हैं मैंने। और एक यहाँ प्रोडक्शन हाउस है प्रसेनजीत दे का, उसके लिए मैंने लगभग 50-60 डॉक्यूमेंट्रीज लिखी हैं, शूट की हैं, डायरेक्ट की हैं। लगभग पूरे देश में ट्रेवल शो वगैरह लिखे हैं। अगेंस्ट डे मीडिया है, ट्रेवल ट्रेंड चैनल में आता था। तो ये मतलब सब इस कहाँ है? ये सब ये अब कर चुका हूँ यहाँ। अब ट्रेवल ट्रेंड चैनल एक आया करता था, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मेरी ट्रेवलॉग जो है तो वो बने। फिर स्पेस टीवी चैनल में, मतलब एक नहीं, वो रंगमंच जो को। आप 70-80 एपिसोड जो बता रहे हैं आकाशवाणी ये के, सब कम वो मेरे पास है, उसको मैं संकलित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं किताब की शक्ल दे सकूँ। इसी इसी उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप। अच्छी किताब बनेंगे। हाँ, तो वो मैंने लगभग जो है 20-25 मैंने कर लिए हैं। तो धीरे 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 उसको, क्योंकि वो एपिसोड के शक्ल में लिखे गए थे, अब वो आर्टिकल के शक्ल में लिखे जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक। उसको री एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैं अब वो भी मतलब साथ साथ चालू है। तो वो है। और बाकी जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, ज्यादातर वो कंपनी की ही हो जाती है, दो चार आप अपने पास रख लेते हैं, तो वैसा होता है। लेकिन ज्यादातर कंपनी का राइट होता है उसमें। जैसे खली की जो ग्रेट खली हैं अपने हिंदुस्तान के, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी, बनाई, शूट की। जालंधर गया, 2-3 दिन उनके साथ रहा मैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने काम किया। ये डॉक्यूमेंट्री का कास्टिंग क्या आता है रफली? रफली जो उसकी कास्टिंग होती है, देखिए अमूमन जो देते हैं मार्केट में वो 5 लाख के आसपास देते हैं, जो बजट होता है। कास्टिंग कितनी आते हैं? कॉस्टिंग उसकी 2.5 लाख तक आ जाती है, आ ही जाती है। और लेकिन आपकी प्रोडक्शन वैल्यू है, कितना प्रोडक्शन रिच है, कितने बाइट्स हैं, कहाँ का क्या लोकेशंस हैं आपकी, क्या कैमरा यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं, तब बजट उसमें निर्धारित होता है। तो अमूमन मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। हाँ, तो उसके लिए भी अलग से चर्चा की जाएगी, और चर्चा की जाएगी और उस पर बनाई जाएगी।
तो उसमें सारी पहले स्क्रिप्टिंग होगी, क्या फाइट होगी, ठीक किसकी बात। फाइट होगी, तो वो बनाई जाएगी। उस पर काम शुरू किया जाए। बिल्कुल 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 किया जाएगा सर, आदेश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके अनुभव का फायदा उठाता हूँ। नहीं बिल्कुल, बस मेरा सौभाग्य है। पत्रकार लिखा आपने, पत्रकारिता में किस जगह संबंध रहे आप? रंगमंच के बाद दूसरा अगर कोई मतलब कि हुआ तो पत्रकारिता ही रही, जिससे मैंने आत्मोपार्जन किया। रंगमंच से तो ये है कि उतना आत्मोपार्जन हो नहीं पाता। तो अब ये हुआ कि आत्मोपार्जन कहाँ से किया जाए, तो फिर प्रिंट मीडिया में लिखना शुरू किया। वहाँ 91 में थिएटर टाइम्स, एक थिएटर का ही पेपर आता था, इलाहाबाद से ज्ञानेश कमल थे, उनका एक पेपर था, तो उसमें पाक्षिक था, उसमें लिखने लगा। फिर लोकल जो पेपर थे, डेली पेपर थे, वहाँ फ्रीलांसिंग करने लगा। तो वहाँ तो कुछ बहुत ज़्यादा खास बना नहीं। लेकिन फिर बॉम्बे जब गया तो वहाँ मैं मैगजीन्स वगैरह में, किंग स्टार फिल्म मैगजीन है, जगत पहलवी न्यूज़पेपर था, वहाँ मैंने काम किया। पेड वर्कर के रूप में काम किया। मैं पार्ट टाइम करता था, जिससे कि मेरा काम चलता रहे। और उसके बाद फिर न्यूज़ चैनल में, प्रोग्रामिंग चैनल में जुड़ गया, स्पेस टीवी चैनल में बॉम्बे हेड हुआ। वहाँ बॉम्बे में 2 ढाई साल रहा उसमें मैं। फिर दिल्ली आया तो न्यूज़ चैनल में करने लगा। तो वो 90 के दशक के आसपास ही जो मेरी पूरी जर्नी, मतलब कि 85 86 से शुरू हुई है। उसके बाद 90 और 80 के दशक में जो है, तो पूरा रंगमंच और जर्नलिज्म पूरा आपस में ही मिला जुला रहा। तो उसमें मैं दोनों ही काम करता रहा। आपका दिल्ली और मुंबई में क्या भिन्नता दिखाई पड़ती बॉम्बे बड़ा भागता हुआ शहर है, और लोगों के पास समय नहीं होता, मैक्सिमम समय नहीं होता, या दे नहीं रहे होते। दोनों ही चीज़ें आपको अपने अनुभव से अब समझ में आएंगी, क्या वो समय दे नहीं रहे या समय है नहीं लोगों के पास। तो उस तरीके से बतियाने का और काम करने का जो अवसर है, वो बड़ी तेज गति से मिलता है। अगर आप उस गति से मैच कर गए तो आप आगे चले जाएंगे, और मैच नहीं कर पाए तो पीछे रह जाएंगे। हैं? तो अ, दिल्ली में कम से कम थोड़ा सा ठहराव है, बड़े आराम से काम हम होते हैं, काम करते हैं लोग आराम से, कोई हबड़ तबड़ नहीं होती फिल्मों मैक्सिमम। का काम तो लिमिटेड है दिल्ली में। नहीं, आजकल काफी काम होने लगा है। और बॉम्बे के कई सारे प्रोडक्शन, कई सारी फिल्में जो हैं यहाँ शूट होती हैं, या फिर भोपाल में हो रही होती हैं, या यूपी बनारस में हो रही होती है। तो मतलब सेंटर बढ़ गए। अब भोपाल भी एक जो है छोटी फिल्म सिटी हो गई, वहाँ लगातार वेब सीरीज और फिल्में शूट हो रही होती हैं। और प्रकाश यादव ज़्यादातर वहीं करते हैं। गुल्लक आपका बहुत बड़ा हिट सीरियल है, वो भोपाल में होता है। और यहाँ भी बहुत सारे वेब सीरीज यहाँ हो रही हैं, फिल्में भी होती हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, ऑनलाइन जो हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यहाँ शूट करते हैं। और बहुत सारी फिल्में जो दिल्ली का देते हैं, वो दिल्ली में ही शूट होती है। तो लेकिन हाँ, उस तरीके से गति नहीं है, किनारे शूट करके चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो है, यहाँ भी गतिविधियां चल रही एक अगर स्टूडियो बनाना चाहे छोटा सा, मिनी, हैं। किस तरीके का स्टूडियो, मतलब कि शूटिंग फ्लोर साक्षात्कार हो? वगैरह के लिए? हाँ, तो वो तो क्रोमा स्टूडियो बनता है, या रियल स्टूडियो, दो तरह के स्टूडियो होते हैं। वो क्रोमा स्टूडियो बनाएंगे कि रियल स्टूडियो बनाएंगे, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्रोमा में ये है कि पीछे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ग्रीन या ब्लू क्रोमा, जो भी आप कहेंगे कि एक पीछे से एक आपका ब्लू और या ग्रीन पर्दा आपने डाल दिया, और आगे अपना टेबल कुर्सी वगैरह रख दिया। और अगर आपका रियल है तो फिर पर्दा नहीं लगेगा, बाकायदा पीछे कुछ सीनरी वगैरह, कुछ थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा। और आगे वही टेबल कुर्सी पर रख के, और आपको एक्चुअली 3 कैमरा सेटअप होना चाहिए अगर इंटरव्यू का होता है, रिकॉर्ड हम्म। करते हैं आप। एक्चुअली 3 कैमरा सेटअप होता है अच्छा। जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक, डायमेंशनल। हाँ, एक एक क्लोज लगेगा इंटरव्यू करने वाले का, एक गेस्ट का लगेगा, और एक मास्टर लगेगा सामने से, जिससे दोनों का आ सके। तो 3 कैमरे लगते हैं, अगर इंटरव्यू बाकायदा अच्छी तरीके से शूट करना होता है तो। और उसमें मिक्सर भी लगेगा, कॉर्डलेस माइक भी लगेंगे। की कॉस्ट क्या आती है अप्रोक्सीमेटली? कॉस्ट ये है कि आप कहाँ करना चाहते हैं। कैमरे आप खरीद के रखेंगे तो फिर तो उसको फिर लाखों का बजट जाए, कैमरा आपसे अलग खरीद के रखना पड़ेगा। सेटअप तो आपको 50 60 1 लाख रुपए बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। लेकिन फिर कैमरे रखेंगे तो फिर आपको 7 8 10 लाख का बजट चला जाए। या फिर अच्छा। कैमरे जब इंटरव्यू करना हो तो आप रेंट ले लीजिए। कैसे रेंट पे कैसे मिलते हैं? रेंट पे मिल जाते हैं 10 हजार के आसपास, 5 हजार के आसपास। 3 कैमरे हैं तो 20 हजार के आसपास आ जाएंगे, आपका सारा सेटअप आ जाएगा 15 20 हजार में। एक इंटरव्यू सब का मिला सेट के? आप सब कुछ मिलके 20 हजार के आसपास आ जाता है मुश्किल। उसमें भी थोड़ा सा होता है, खींचतान होती है, लेकिन अमूमन जो है
कैमरा जिस तरीके से लेंगे, कैमरा आपका 5D लेंगे या अगर और ज़्यादा लेंगे तो वो आगे पीछे होता है, लेकिन हाँ 17 से 20,000 22,000 में आपका एक दिन के इंटरव्यू का आपका पूरा सेटअप आ जाएगा। अच्छा, वैसा है। आप ऑफिस आओगे तब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। जगह भी दिखाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त दिखाएंगे तो उस वक्त फिर किसी को मुझे लाना पड़ेगा देखो, जिससे कि वो और अ, जब आप आइएगा तो किसी के साथ आ जाएगा। तो एक हैं मेरे मित्रवर हैं तो उनको बता देंगे कि ऐसा है, तो वो उस हिसाब से आप खरीदना चाहते हैं तो कैमरे खरीदने का भी बता देंगे, वो एग्जैक्ट चीजें बता देंगे। और वो अगर हायर करना चाहते हैं तो वो मंथली भी दे सकते हैं कैमरा। दोनों चीजें, ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे जो आपका ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वैसा। ठीक है। हम्म, और हमें कुछ, खैर हम आगे हम्म, चलते हैं। हम्म। डायरेक्शन के क्षेत्र में आपका पदार्पण कब हुआ और कौन कौन से नाटक या फिल्में आपने डायरेक्ट? देखिए फिल्म तो मतलब कि फिल्मों में मैं असिस्टेंट के रूप में रहा, खुद डायरेक्ट नहीं किया इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, लेकिन हाँ डायरेक्शन में जो है तो एक, लेकिन हालांकि फिल्म रिलीज भी नहीं हुई इसलिए उसमें जो है तो कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं बचा, लेकिन हाँ अनुभव के रूप में जो है फिल्मों में असिस्ट किया मैंने, और सीरियल में भी असिस्ट किया। अ, जैसे जो बड़ी चीज, ये बासु चटर्जी जी को मैंने एक नया सवेरा दूरदर्शन का सीरियल था उसमें एक्ट भी किया, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन में भी बोला कि आप मेरे साथ डायरेक्ट भी करिए, आप नाटक लिखते हैं करते हैं तो हिंदी डायरेक्ट डायलॉग की जरूरत पड़ती है तो वो करिए। बाद में चीप पेटी का सफर 6 एपिसोड थे उनके, उसमें पूरा मैंने बाकायदा जो है असिस्ट किया उनको। और वहां से मतलब मैंने बासु चटर्जी बहुत लीजेंड डायरेक्टर है, उनसे बहुत सीखा मैंने डायरेक्शन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेकिंग मैंने बेसिकली एक सरल जो इजी टेकिंग होती है वो उनसे ही सीखा मैं। और उसके बाद फिर दूरदर्शन का एक एक्टिंग टैलेंट हंट था, कलाकार, तो उसमें भी लगभग जो है तो मेरा बहुत, मैं क्रिएटिव हेड था उसका, क्रिएटिव डायरेक्टर था, तो हाँ, काफी सारा मेरा हाथ था उसमें डायरेक्शन में। और उस पर अमोल पालेकर साहब जो बहुत बड़े वेल नोन एक्टर हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। उनके उनके साथ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कोलकाता गया, कृष्ण कली उनका सीरियल दूरदर्शन में आता था, उसको मैंने असिस्ट किया। तो इस तरह से डायरेक्शन की भी जो है तो ये मानना चाहिए कि 2001 के बाद से जो है मैं 96 97 में 90 हाँ 97 96 में गया मैं बॉम्बे। और उसके बाद फिर 2000 के बाद जो है थोड़ा सा डायरेक्शन का जो है मतलब अपनी तरफ से ही चीजें आती रही, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती रही, मुझे करना है। अमोल दा का खुद फोन आया, उनकी वाइफ थी संध्या गोखले, कि आप हम करेंगे क्या, क्योंकि वो मेरे साथ जज थे वहाँ कलाकार सीरियल में। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे, बेशक करेंगे। वासुदा ने खुद अप्रोच किया कि करेंगे क्या, मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है कि काम करते करते लोगों को लगता था कि नहीं इसको डायरेक्शन में दे सकते हैं। अ, पता नहीं क्या बात थी, उनको ऐसा लगता था, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक्टिंग में करने कर रहा होता था, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए मुझे बोल देते कि डायरेक्ट भी कर लो आप। तो फिर वो असिस्टेंट में घुस गए, फिर करते रहे इस तरीके से। और फिर इंडिपेंडेंटली जो है तो ट्रैवल शो बहुत डायरेक्ट किए हैं, डॉक्यूमेंट्री बहुत डायरेक्ट किए हैं, उसमें काफी सारी की है, मतलब ट्रैवल शो बहुत। एक, अगर कोई अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिल जाए हम्म, तो हमारे जो प्रबंध काव्य हैं हम्म। उनके ऊपर भी अच्छी सीरियल्स बनाए जा सकते हैं, जी। क्योंकि हैं तो सारे कैरेक्टर बेस्ड। जैसे हम्म, भानुमति हैं, हम्म, भानुमति के कैरेक्टर को अभी तक किसी ने देखा नहीं, हम्म, तो हमने इसको लिखा है। तो हम्म। भानुमति पर एक अच्छा सीरियल बन सकता है, 5 6 7 एपिसोड्स का। नहीं ठीक है, मैं उनको मिलवाऊंगा आपको, जाहिद अहमद शाह हैं, जाहिद शाह हैं। और तो वो उसकी स्क्रिप्टिंग करके मैं हम्म, पूरा गाइड कर दूं, और स्क्रिप्टिंग करके हम्म। ऐसा सोचा जा सकता है, तो कोई प्रोड्यूसर नहीं डायरेक्टर ठीक, मिले। हाँ तो मैं उनसे आपकी मीटिंग करा दूंगा, फिर बाकी आप अपना आपस में देख लीजिएगा कैसा क्या है। मेरा लक्ष्य है कि आप मिल जाएं, आपस में बात कर लें, फिर जैसा उचित हाँ, लगे मैं आप सोच कर। रहा हूँ कुछ क्रिएटिव वर्क हो जाए। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, तो उस हिसाब से जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं, इसमें कोई तो राय तो कविता और डायरी और कहानियाँ, स्क्रिप्टिंग, इसमें कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो आपको सबसे अच्छा लगा? नहीं। मुझे मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। हाँ ये है कि लिखने के लिए जब गया तो पहले उसकी कविता आती है मेरे जहन में,
कि उस सब्जेक्ट को, उस विषय को धीरे धीरे पहले तो यूं ही लिखना शुरू किया, फिर एक सब्जेक्ट कुछ मतने लगे। सोशल कॉज में ज़्यादा लिखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल कॉज मुझे बहुत मतते हैं अंदर से कहीं, कि क्या उसके लिए मैं क्या व्यक्ति के रूप में क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसकी जो सरल और सहज रूप आता है वो कविता आती है। तो उसमें फिर लगता है कि शायद शायद कविता में मैं इसको, कविता से कुछ ज़्यादा इसमें कुछ कर सकता हूँ या बातें कर सकता हूँ। तो उसकी फिर वो लघु कथा या फिर कोई और उससे बड़ी कहानी, और फिर लगता है कि नहीं, इसको मैं नाट्य रूप में भी लिखूं। तो वो प्रोसेस है कि कविता से शुरू होकर वो नाटक तक पहुंचता है। पहुंचता है। इसके बीच में कहानी है, और मैं नहीं डिसाइड कर रहा होता हूँ, वो सब्जेक्ट अपने आप मुझे गाइड कर रहा होता है कि इस पर अब ये लिखा जा सकता है या इस पर ये लिखा जाना चाहिए। तो मैं अपने को नहीं समझता हूँ बड़ा कि मैं बोलूँ कि नहीं कि इस पर ये लिखना चाहिए, नहीं, वो सब्जेक्ट ही गाइड कर रहा होता है। मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, विषय मुझे खुद निर्देश देता है कि इस पर ऐसा लिखा जाना चाहिए, इस पर लिख सकते हैं, तो वो लिखता चला जाता हूँ। आपने हमारी किताब खामोशी की चीखें पढ़ा है? मुझे मतलब इतना याद नहीं, मैंने थोड़ा सा एक दो कुछ चीजें, मतलब ये है कि कश्मीर, मैंने, कश्मीर पर है। हाँ, एक दो कविताएं मैंने उसमें पढ़ी हुई हैं। उस समय आप ही ऑफिस में बैठा हुआ था उस वक्त, लेकिन बहुत संदर्भ याद नहीं मुझे। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी, हाँ जी, हाँ जी। उससे बेहतर दृष्टांत है मेरे इसमें। तो उस पर कुछ बनाया जा सकता है, जैसे रैना जी ने का जो उन्होंने किया हुआ है, वेदनाथ रैना जी ने भी लिखा हुआ है उस पर काफी कुछ, वो कश्मीर के ही हैं। तो उस पर जैसे उन्होंने ऑडियो बुक वगैरह या नाटक वगैरह भी लिखा हुआ है उनका। तो इस तरीके से इस पर भी उस दिशा में, उस डायरेक्शन में कुछ किया जा सकता है। बैठते हैं एक दिन, है ना? बिल्कुल 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 खैर, सामाजिक सरोकारों की बात जो आपने करी, जी। तो सामाजिक सरोकारों में किस प्रकार के विषय आपको ज्यादा आकर्षित करते हैं? समाज का जो अन्याय है, जो शोषण है, वो बहुत मुझे अंदर से खलता है। अ, कुछ ज्यादा ज्यादा ही खल जाए, कुछ चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं मुझे। तो कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो उसके उसके खिलाफ मैं जमीन जमीन पर उतर कर और बंदूक लेके तो नहीं चल सकता मैं, एक सामाजिक प्राणी के नाते। लेकिन मेरे हाथ में बंदूक के रूप में एक कलम दी है ऊपर वाले ने, ईश्वर की कृपा से। तो उससे मैं उस अन्याय के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करने की कोशिश करता हूँ, और बस वही जो है तो लिखता हूँ। तो मुझे बुजुर्गों की जो दशा है समाज में बहुत तकलीफ देती है। जो नारी की जो दशा है, महिलाओं की जो दशा है, वो बहुत तकलीफ देती है। उस पर मैंने नाटक लिखा भी है, सोलो भी लिखा है, और फुल लेंथ भी लिखा हुआ है। और आजकल जैसे मैं मथ रहा हूँ, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में, या छोटा फिर स्कूल। कोटा इंस्टीट्यूट, तो एक मामला उठ गया है। हालांकि आप, मैंने रिसर्च किया, मैं लिख रहा हूँ नाटक जो आपके पास आएगा, जो तीन चार नाटक एक साथ आपके साथ आएंगे छपने के लिए, वो आधा नाटक है। लेकिन उसमें मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक तो ये है कि हर साल ये 43% बढ़ रहे हैं आंकड़े आत्महत्या के। और सबसे बड़ी जो मतलब कि भयानक चीज ये है कि अगर हर 4.5 मिनट में एक आत्महत्या हो, होगा। और उससे उलट, मतलब उसका पूरा आंकड़ा जानेंगे आप, कि अगर साल में मतलब कि रोज रोज अगर 100 हत्याएं हो रही, तो 400 आत्महत्याएं हो। ये आंकड़ा तकलीफ देता है। मतलब जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जबरदस्त। कि जब आप 100 हत्याएं हो रही हैं उस रोज डेली, ये आंकड़ा है, और 2021 का है, 23 का नहीं। तो 100 हत्याएं अगर हो रही हैं, तो उसके उलट 400 आत्महत्याएं हो रही हैं डेली, रोज। कोई गरीबी से, कोई शिक्षा से। छात्रों ने सिर्फ एक साल में 13,000 आत्महत्याएं की, सिर्फ ओ माय। 13,000, 13,500 छात्राओं ने किया है। लेकिन इसके अलावा गरीबों ने, मजदूरों ने, रिश्तेदारों ने, क्या मतलब कि कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं हमारे आसपास, हमको मतलब ये हत्या से ज्यादा बड़ा मुद्दा है आत्महत्या, ठीक बात है। जब 400 रोज हो रही है। और इसी पर मैं मत रहा हूँ। मुझे मीडियम नाटक मैंने डिसाइड कर लिया है, उस पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वही है कि वो फिर एकदम से वो उलझ जाता हूँ, बहुत ज्यादा वो उसको कर नहीं पा, लेकिन हाँ, वो लेखन प्रोसेस में है।
और उस पर मैं मैं एक लिख रहा हूँ। छोटा सा सजेशन मैं दूंगा, पता नहीं कितना ये यूजफुल होगा। जी जी। उसमें मैं सजेशन ये दूंगा कि न्यायालयों द्वारा जो विलम्ब होता है न्याय में, उसमें भी लोग सुसाइड करते हैं। उस एस्पेक्ट को भी शामिल किया जाए। ठीक है, उसको मैं उसमें एक लाइन ही तो डालनी है, उसमें उसमें बड़ी अगर चीज। आपको कोई सहायता की जरूरत हो या इंफॉर्मेशन न्याय के चाहिए। लिए, न्याय के लिए दर दर भटकते हुए लोग भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो ये एक लाइन उसमें मैं ऐड कर दूंगा। उसमें अभी पूरा नहीं हुआ नाटक, लेकिन ये है कि वो इस तरह से मुझे चीजें मतने लगती हैं, तो फिर वो लगता है कि इसको कुछ और एक करना वो चाहिए। कि जब न्याय न्याय इतने विलंब से होता है कि आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। हाँ। टाइम एज में आदमी मुकदमे में फंस गया, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पता धन्यवाद। चला उसका पूरा जीवन जेल के अंदर ही गुजर गया, बिल्कुल। और बाद में पता चला कि वो अक्यूज नहीं निकला। बहुत बहुत समस्याएं हैं। तो आत्महत्याएं मतलब बहुत तकलीफ। पूरे दुनिया में 7 लाख आत्महत्याएं हो रही हैं साल भर। 7 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं। तो मेरी ऐसा नहीं। मेरी एक नई पुस्तक है नक्सलवाद पर। जी जी जी। जैसी वो कश्मीर पे थी वैसी नक्सलवाद पर है। हम्म। तो उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ कि अच्छा। नक्सली क्षेत्रों में जो घटनाएं होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। घटनाओं के पीछे पुलिस और प्रशासन ज्यादा जिम्मेदार है बजाय इसके कि हम्म तो हम्म नक्सली। हम्म। देखिए कंप्लीट होती तो देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में आपको मैं मेरा अगर संग्रह निकला है आजकल इसमें। नाटकों के लिखने में उन लोगों की उतनी रुचि नहीं है जितनी कि अम, व्यंग और कविताएं लिखने में लोगों की। आप क्या समझते हैं इस बारे में? सरल है ना सर, कविताएं लिखना बड़ा सरल है, कम समय लेता है। तो मैं इसमें आपत्ति नहीं है, अगर उससे अगर सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाता है, आप उससे अपनी बात को, भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं उसमें। लेकिन वो बहुत सहज और सरल है, उसमें आपको बहुत मेहनत, मुझे मेरी नज़र में कविता में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका सहज और सरल माध्यम है आपको अपनी बात कहने का, उसके लिए बहुत आडंबर नहीं चाहिए। फिर जैसे ही आप बढ़ते हैं, व्यंग व्यंग लेकिन सब नहीं लिख सकते। व्यंग एक कठिन है, मैं नहीं मानता हूँ कि व्यंग हर आदमी लिख सकता। कविता तो ये है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति लिख लेता है, अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन कविता का माध्यम ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने आप को संप्रेषित कर सकता है। तो एक कविता। फिल्मों फिल्मों की स्क्रिप्ट और हम्म फिल्मों के गीत, इनमें हम्म। साहित्यिकता का पुट कहाँ तक देखते हैं आप? पहले तो होता था। पहले तो लोग साहित्य, पहले जो आजकल हमें पहले के जो गाने हैं क्यों याद है, पहले के गाने क्यों याद है, इसके सवाल के जवाब में यही कि पहले साहित्य का पुट भी होता था। अब आज के गीतों में बाजारूपन ज्यादा है। तो अब बाजारूपन तो हम आप याद नहीं रखेंगे, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना हो, लेकिन ये है कि उसके लिए जरूरत क्या है, वो कुछ अच्छा सुने। हम पुराने गाने अच्छे आज भी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें साहित्य भी है। और आज में बाजारूपन इससे ज्यादा कुछ तो उसके बारे में कुछ मतलब बोला नहीं जा सकता कि एक्चुअली क्या है क्या उसमें। बाजारूपन वाला जो साहित्य है उसको वल्गर साहित्य कह सकते हैं, लेकिन साहित्य तो है ही। अब हाँ हाँ। अगर अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो मांसलवाद की जो परंपरा छायावाद के बाद शुरू हुई थी, ठीक है ना, तो हाँ। उसमें तो बड़े वर्ड की कविताएं लिखी गई, लेकिन उनको साहित्य माना जाता है, उसको एक वाद के अंदर रख दिया गया। देखिए, अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई काम जो काम शास्त्र लिखा गया वो भी साहित्य है। तो इस तरह अलग अलग चीजें हैं, हम किस लेवल पे उसको देखते हैं। एक बाजारूपन एक शिष्ट रूप से भी हो सकता है। एक शिष्ट रूप से मैं उसके बहुत एक अलग तरीके से बताऊं कि जैसे आप किसी मतलब रेड एरिया में जाते हैं या फिल्मों में देखते हैं, हमने फिल्मों में ही ज्यादातर देखा है। तो वहाँ रास्ते में कोई जो है, तो जो भी होती हैं वो कपड़े पहनकर ही होती हैं, उनके इशारे अश्लील होते हैं। एक वो साहित्य, वो इस तरीके ढका छुपा साहित्य भी अश्लील हो सकता है अपने लिखने में। और एक ये है कि नंगा पुंगा, आप अंदर कमरे चलेंगे तो नंगा पुंगा हो गया। चलिए फिल्मों बाजार, को छोड़ वो दें। बाजारूपन अलग है, उसको अलग कर लेते हैं। वो ठीक बात, मेरे ख्याल से हमारे उसमें नहीं। नहीं आना चाहिए। हम्म। चलिए फिल्मों को छोड़ देते हैं, रंगमंच का साहित्य तो साहित्य है, रंगमंच का रंगमंच को साहित्य। क्यों बढ़ता नहीं? हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि रंगमंच को बहुत साहित्य नहीं माना जाता, जबकि रंगमंच से बड़ा साहित्य कुछ हो नहीं सकता। रंगमंच का साहित्य संप्रेषित करता है विषय को। लिखित साहित्य की जगह दृश्य साहित्य जो है, वो दृश्य, ज्यादा दृश्य कारगर है। काव्य बोलते हैं इसको, काव्य मतलब कि लिखा हुआ जो कहानी है,
उसको कविता की शक्ल में लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए, वो काव्य हो गया। तो दृश्य काव्य ही बोलते हैं, दृश्य कहानी नहीं बोलते, दृश्य नाटक नहीं बोलते। नाटक को जो चाक्षुष साधन है उसको दृश्य काव्य बोलते हैं, इसका कोई अर्थ है। तो यानी कि जो क्योंकि पहले पद्य में लिखा जाता था, इंद्र सभा जो पहला जो लिखा गया, वो पहले जितने भी लिखे गए गद्य में नहीं होते थे, नाटक हमारे पद्य में होते थे। कविता गे शैली में होते थे, गाने वाली उसमें शैली में होते थे। पारसी थिएटर जो था शुरुआत में, ये जो भी था बड़ा तुक वाले डायलॉग होते थे, अतुकांत नहीं होते थे। जो डायलॉग होते थे वो भी तुक में होते थे, एक कविता और गीत की शक्ल में होते थे। और गायन आना बहुत जरूरी होता था एक्टर को। तो उसलिए दृश्य काव्य कहा गया। हम आप गद्य काव्य आज भी नहीं कहते। तो तभी तो। वो है अपनी जगह है। और नाटक बहुत बड़ा साहित्य है, दृश्य का साहित्य है, दृश्य साहित्य, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, मुझे तो लगता है उसे भी साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल शामिल अच्छा, करना चाहिए, तीसरा विधा है। तीसरा चरण आता है हम्म, कवि सम्मेलनों का। जी। ये मंची कविता जो है ना, इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये कहाँ तक साहित्य माना जा सकता मंची कविताएं जो दर्शकों को मतलब आनंदित करें, जो कवि वही कवि है, उसमें साहित्य की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको हम खारिज भी नहीं कर सकते कि अब नीरज कुमार जी को हम खारिज कर दें तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो खारिज किया जा सके। लेकिन हाँ, मंच की कविता अ, बहुत ज्यादा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उच्च श्रेणी पर नहीं बैठती है। लिखा हुआ जो साहित्य है उसमें मंच की कविताओं को, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी मंच के कवि थे, ठीक है। तो साहित्य में क्या बहुत बड़ा स्थान उनका, मंच कवि थे। मतलब ये कहे जाए और भी जो कवि थे, तो मंच कवि को कभी भी साहित्य की श्रेणी में, उच्च साहित्य की श्रेणी में बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया गया है। ये फैक्ट है, ये सत्य है। तो लोगों को मनोरंजन करने के लिए हम जो बोलते हैं थोड़ा सा, वो साहित्य की श्रेणी में आना थोड़ा सा लाना भी थोड़ा कठिन है। और बड़ा मुश्किल से काम है। और हर आदमी वो मंच की कविता लिख ले, ये भी मुश्किल काम है? है। मतलब लेखन कार्य जो चल रहा है उसमें आजकल ऐसा मैं लगता है जैसे लेखन विस्फोट हो गया। तो वही मैं इसको उसी और थोड़ा इसी आपकी बात को, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि जैसे एक व्यावसायिक जो सफल जो आपकी फिल्में होती हैं, ठीक है, और एक फिल्में होती हैं जो एक आर्ट और अच्छी फिल्में होती हैं, वो चलती भी है। तो अब जैसे कि उसमें चेतन भगत की जो फिल्में बनी, टू स्टेट्स हैं, साहित्य की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। ओ, ठीक है। लेकिन अब माफ करें, जो गदर के बारे में बोलना मुझे पड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी अवमानना नहीं है। ये गदर के सब्जेक्ट की अवमानना नहीं है। बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन साहित्य की श्रेणी में तो नहीं रखी जा सकती। लेकिन वो बेहद सफल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो तो मतलब यही है कि मंच के कवि भी बहुत सफल होते हैं, इस तरह से व्यावसायिक सफलता उनको मिल रही होती है। लेकिन लिटरेरी सफलता, साहित्य की सफलता अलग मापदंड रखती आलोक जी, पहले क्या होता था कि है। साहित्य को लेकर के फिल्में बनती थी। जी, किताबों पर बनती थी। हाँ, देवदास तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत सारी देवदास फिल्में उदाहरण है, हम्म प्रेमचंद की गोदान है, दो बीघा हम्म जमीन है, बिल्कुल प्यार बिल्कुल भरा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म शरद चंद्र के उपाध्याय के बिल्कुल। परिणीता है। हाँ हाँ ये बिल्कुल। सब इनके ऊपर फिल्में बनाई गई। लेकिन हम्म। आजकल स्क्रिप्टिंग का काम या फिल्म के डायलॉग लिखने का काम एक मैकेनिकल तरीके से किया जाने लगा। आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा। ये तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से लेखन की जो रचना धर्मिता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? मैं तो एआई को बिल्कुल नाकारा चीज समझता हूँ आज के दिन। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये आर्टिफिशियल, इसलिए इंटेलिजेंस जो है वो हमको बर्बाद करने के लिए आई, साहित्य को बर्बाद करने के लिए आई, मेरी नजर में। ये हम ये मानव संसाधन को बर्बाद करने के लिए चीज है। ये उपयोग को उपयोग के हद तक लेना चाहिए, ठीक है। उसको जो है तो मेरी नजर में एआई को मैं सर्वथा अनुचित चीज मानता हूँ, मेरी नजर में। आप कहीं किसी हद तक उसका उपयोग कर लें, लेकिन उसको साहित्य के सृजन के लिए रखें और उस पर फिल्में और सीरियल नाटक कहानी लिखने लग जाए, तो फिर व्यक्ति की अपनी गुरुता कहाँ गई भाई? व्यक्ति का अपना लेखन, उसका साहित्य कहाँ गया फिर? उसका चिंतन कहाँ गया? और वो उस तरीके की इमोशंस तो नहीं दे सकता ना, एआई इमोशंस कहाँ से लाएगा? एआई अगर जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो एंकर है आज तक में जो पहले शुरू किया, क्या उसके फेस में इमोशंस आते हैं? नहीं आते हैं।
तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इमोशंस कहाँ डालेंगे आप? तो विदाउट इमोशंस लिखना चाहते हैं, तो विदाउट इमोशंस लिखने को आप साहित्य की श्रेणी में तो नहीं ला सकते, ना लाना चाहिए। ठीक बात है। तो लेखकों की द्वारा जो लिखा जा रहा है उसकी गुणवत्ता बड़ी प्रभावित हो गई है। और बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जैसे आजकल आदमी लिखने के लिए, साहित्य के लिए, सेवा के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि अपनी छवि सुधारने के लिए लिख रहा है। छवि सुधारने के लिए लिख रहा है, छपने के लिए लिख रहा है, सारी चीजें सिर्फ ये कि छप जाए, कहीं भी छप जाए, और ये कि अपनी छवि सुधर जाए, बिल्कुल इसलिए लिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो इससे गुणवत्ता का पर प्रभाव पड़ा और पाठक भी बहुत। छिटक रहा है। पाठक छिटक रहा है, पाठक को पढ़ने को नहीं मिले क्यों छिटकेगा? एक मैं, चलिए इसी नजर एक कविता मेरी नजर में आई है, तो मैं कविता जी आपके साथ जरूर। साझा कर लूं। जरूर। तो ये आ, दो कविताएं मैं छोटी छोटी सुनाऊंगा। एक जी। मणिपुर की घटना पर है, हाँ। स्त्रियों पर ही है दोनों, जो प्रकाशित हो चुकी हैं, काव्य संग्रह में आएंगी। कि अपने दोनों ही स्त्री वन स्त्री टू कर सकते हैं आप। हाँ। अपने पति को परमेश्वर मान पिटने में ही अपना सुख ढूंढती हुई कुछ निम्न वर्गीय स्त्रियां। हम्म। अपने पति को परमेश्वर मान पिटने में ही अपना सुख ढूंढती हुई कुछ निम्न वर्गीय स्त्रियां, पतियों की बुराई में सुख ढूंढती हुई कुछ मध्यम वर्गीय स्त्रियां, अपने पतियों को उच्च बताती हुई कुछ उच्च मध्य वर्गीय मध्यम वर्गीय स्त्रियां, पतियों में सुख ढूंढती हुई मुस्कुराती हुई दुखी स्त्रियां, झूठ को इसी तरह पूरी उम्र ढोती हुई स्त्रियां केवल निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय नहीं होती, वे होती हैं हर वर्ग में। इसलिए सदा अपने को सबल पराक्रमी बताती हुई स्त्रियां, अपने को साबित करती हुई स्त्रियां रहती हैं सदा दुखी कि एक झूठ जो जी रहा है सदियों से उनके साथ उनके अंदर, उसका कुछ नहीं कर पाती हैं स्त्रियां, क्योंकि इसे करना पुरुष को है, क्योंकि इसको करना पुरुष को है, इस पर कुछ नहीं करता दिखता पुरुष, और वाह। इस पर कुछ करता हुआ नहीं दिखता पुरुष। मेरा मानना यही है कि स्त्रियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को ही सम्मान देने की जरूरत है। स्त्रियां क्या करेंगी? स्त्रियां तो बेचारी कर ही रही, तो पुरुषों को थोड़ा करना है। मणिपुर है। मैंने नहीं देखा या कहूं कि नहीं जुटा सका इतनी हिम्मत कि वो सब देख सकूं। मैंने नहीं देखा या कहूं कि नहीं जुटा सका इतनी हिम्मत कि वो सब देख सकूं। मैं तो धुंधली तस्वीरों और उस खबर से ही सहम गया, और तुम सब देखकर जानकर चुप रहे इतने दिन कैसे। और वाह। तुम सब देखकर जानकर चुप रहे इतने दिन कैसे, ये पाप किया है तुमने, और अब समय लेगा बदला इसका। तुम अब ये कह कर कि तुम अच्छे हो नहीं बचोगे, और खुशी उनकी भी अधिक नहीं टिकेगी जो चुप रहे अपने अपराधों पर। और खुशी उनकी भी अधिक नहीं टिकेगी जो चुप रहे अपने अपराधों पर, कि बेटियां हर जगह बेटियां ही होती हैं, दलित हिंदू मुस्लिम मैती या कुकी नहीं होती है, ना होती किसी एक प्रदेश या देश की, वो पूरी दुनिया की होती है। दुनिया के लुटने में तुम खामोश रहे तो सोचो तो फिर कहाँ बचोगे। इस दुनिया के लुटने में तुम खामोश रहे तो सोचो तुम फिर कहाँ बचोगे। हाँ बात है। सब अपनी अपनी घटनाओं पर चुप्पी साधे हैं। इसका सेकंड छोटा सा पार्ट है। सब अपनी अपनी घटनाओं पर चुप्पी साधे हैं, दूसरी घटनाओं पर चिल्लाते चिल्लाते हो रहे आधे हैं। ये ये वोट का चौसर सबके अपने अपने पासे हैं। ये वोट का चौसर सबके अपने अपने पासे हैं। कर रहे जो द्रौपदी का चीरहरण, वे सब उनके ही प्यादे हैं। कहने को व्यवस्था उनके अपने कांधे हैं, पर हमारे आपके लिए उसके पास महज कांटे हैं। वाह वाह। हमारे आपके लिए महज उसके पास कांटे हैं। जी धन्यवाद। वही मुझे बहुत नजर में आई तो मैंने बता दूंगा आपको। एक चार लाइन मैं भी आपको सुना देता हूँ। अरे स्वागत है सर। इस प्रकार है। मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं। हाँ। मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, अपने हाथों में अपना ही हाथ नहीं। स्वयं पर क्या? नहीं। हम्म। दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन। हम्म। दुनिया भर से मिलना जुलना याद रहा, खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। क्या बात, क्या बात, घटनाएं बहुत। कितनी, जीवन इवेंटफुल होता है, तो हम्म। घटनाएं कितनी ही, हम्म। पर इतिहास नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाते। सही है। तो घटनाएं कितनी ही पर इतिहास नहीं, मन के सूनेपन में कोई साथ। हम्म। क्या बात। और आदेश करें आप। बस इसी के साथ विराम लिया जाए। जैसा आप बोले।
और एक दिन भेंट की जाए। बिल्कुल, एक कुछ मिला मुझे।